हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बनकेवरा भाग 1 की गद्य भाग की क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले मैंने पद्य भाग के क्वेश्चन आंसर को करवा दिया है, और यदि आपने इसे नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पद्य भाग को कंप्लीट करवा दिया है, और आज से हम लोग गद्य भाग के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, बनकेवरा के गद्य भाग के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तिरफला कहानी कर मुद पात्र है कै। तो तिरफला कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसके मुख्य पात्र है खुदीराम घोषाल। ठीक है, खुदीराम घोषाल। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको मिस्टर खुदीराम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिस्टर खुदीराम के नाम से जाना जाता है, और घोषाल बाबू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घोषाल बाबू। तो पूछा जा सकता है कि इसके अन्य क्या क्या नाम है। ठीक है, तो खुदीराम घोषाल का और नाम है मिस्टर खुदीराम, या तो खुदी बाबू कह सकते हैं, या घोषाल बाबू। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाएगा कि इसके दूसरा मुख्य पात्र कौन है, ठीक है, इसमें तो प्रमुख पात्र खुदीराम घोषाल हो गया, और दूसरा प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा? तो हो जाएगी मिस टांडेवाल। ठीक है, मिस टांडेवाल हो जाएगी, जो कि एक लड़की थी। और अगर इसकी दफ्तर के प्रमुख पूछा जाएगा तिरफला कहानी के संदर्भ में, तो दफ्तर के प्रमुख कौन हो जाएगा? श्रीवास्तव जी। ठीक है, श्रीवास्तव जी। ये जो श्रीवास्तव जी थे वो एक खुदीराम घोषाल के ही एज के एक दारोगा थे। ठीक है, कौन थे? तो ये दारोगा थे। और अगर बात की जाए खुदीराम घोषाल की बेटी की, तो खुदीराम घोषाल की बेटी का क्या नाम था? तो इनकी बेटी का नाम था सिमी। ठीक है, सिमी, जो कहाँ पढ़ती थी? तो यह कलकत्ता में पढ़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरफला कहानी के पात्र सिमी केकर बेटी छुआ है के। तो सिमी किसकी बेटी थी? तो खुदीराम घोषाल की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरफला कहानी कर पात्र सिमी कौन शहर में एकलाए रहेला। तो सिमी जो है वह किस शहर में अकेले रहती थी? तो कलकत्ता में रहती थी। ठीक है, कलकत्ता में वह अकेले रहकर पढ़ाई करती थी। नेक्स्ट है, तिरफला कहानी कर मुद पात्र खुदीराम के हर आपन घरे चाह पिए न्योता देवेला। तो खुदीराम घोषाल को कौन चाय पीने का न्योता देती है अपने घर? तो मिस टांडेवाल देती है। ठीक है, मिस टांडेवाल जो है वह खुदीराम घोषाल को अपने घर चाय पीने का न्योता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाम डायर। अब हम लोग जाम डायर कहानी से क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जाम डायर का रचनाकार है कै। तो जाम डायर का रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार है सहनी उपेंद्रपाल नहन। ठीक है, सहनी उपेंद्रपाल नहन। ये जो कहानी है जाम डायर, वह मुख्य रूप से दो सहेलियों की कहानी है। ठीक है, दो सहेलियों बुधनी और रत्नी की कहानी है। किसकी किसकी? तो बुधनी और रत्नी। तो इसके मुख्य पात्र कौन हो जाएगा? तो इसके मुख्य पात्र हो जाएंगे बुधनी और रत्नी। ठीक है, और यहाँ पूछा जा सकता है कि जाम डायर का क्या अर्थ होता है? तो जाम का अर्थ हो गया जामुन, और डायर का अर्थ हो गया डाली, यानी कि जामुन की डाली, या तो फिर कह सकते हैं जामुन का पेड़। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सहनी उपेंद्रपाल नहन इसके मुख्य पात्र है, इसके रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम डायर कर पात्र रत्नी और बुधनी जाम खाते खाते काजुराइना। तो क्या होता है कि इस जाम डायर जो कहानी, इसके पात्र रत्नी और बुधनी एक पेड़ के नीचे जाते हैं। ठीक है, जहाँ जामुन जो है गिरा हुआ रहता है, उसको उठाकर ये लोग खाती है, और उसके बाद खाते खाते ही ये लोग जाम डायर को जुड़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाम डायर कहानी में पंचायती कर के रत्नी ऊपर कितना जुर्माना करल गेलक। तो इसमें रत्नी के ऊपर कितना का जुर्माना दिया जाता है? तो इसके ऊपर 3000 का जुर्माना दिया जाता है। ठीक है, 3000। क्या होता है कि जो बुधनी है वो रत्नी को अपने घर बुलाती है। ठीक है, अपने घर बुलाती है और उसे पीठा रोटी खाने के लिए देती है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या देती है खाने के लिए? पीठा रोटी खाने के लिए देती है। और तभी जो रत्नी बोलती है कि रत्नी के एक भी बच्चा नहीं रहता है, तो इसलिए वह थोड़ा चिंतित रहती है। तो उसी में जो है बुधनी कहती है कि होबे जून जाम डायर एखन तोर समय बीत है, इस तरह से कहती है। उसके बाद क्या होता है कि रत्नी जो है बुधनी के घर से चली जाती है। ठीक है, उसके जाते ही क्या होता है कि बुधनी के जो बच्चे रहते हैं उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, उनके बच्चे का देहांत हो जाता है, और ओझा वगैरह से बात करने से पता चलता है कि इसमें जो है रत्नी का करामत है। ठीक है, रत्नी का करामत है, तो इसलिए रत्नी के ऊपर जो है 3000 का जुर्माना जो है ठोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाम डायर कहानी में के कहेला कि नई बेटा तो के टूअर होए कि नी देबू, आज से तोई मोर बेटा होले।
तो क्या होता है कि जब रत्नी पर जुर्माना ठोका जाता है तो वह असम के चाय बागान चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चली जाती है? तो आसाम के चाय बागान वह चली जाती है। तो वहीं क्या होता है कि रत्नी के जो पति है उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु कैसे हो जाती है? तो हाथी के खूनने से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रत्नी जो है वह वापस अपने घर आ जाती है, अपने गाँव आ जाती है, किंतु उसकी जो भाभी रहती है वह घर में प्रवेश करने नहीं देती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वह बाहर ही रहती है और फिर उसी जाम के पेड़ के पास वह रहती है। वहीं जो है बज्जर गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है जिससे कि उसका 3 महीने का बेटा, ठीक है, उसका 3 महीने का बेटा जो है वह अनाथ हो जाता है। तो उसी में जो है बुधनी कहती है रत्नी के बेटा को कि नहीं बेटा, तो कि टूअर हो कि नहीं देबू, आज से तोय मोर बेटा हो ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाम डायर कहानी में रत्नी का बेटा हारक का नाम रहे? तो जो रत्नी का बेटा है उसका नाम देशा रहता है। ठीक है, तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि देशा नाम किसने दिया? तो देशा नाम जो है बुधनी देती है। और उसके बाद फिर पूछा जा सकता है कि देशा का भी एक बेटा होता है, तो उसका नाम क्या रखती है? तो उसका नाम जाम डायर रखती है। ठीक है, देशा के बेटा का नाम जाम डायर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीम तीता कहनीकार कर का नाम है के? तो नीम डायर जो कहानी है उसके नीम तीता जो कहानी है उसके लेखक का क्या नाम है? तो उसके लेखक का नाम है शकुंतला मिश्र। ठीक है, शकुंतला मिश्र है। और अगर पूछा जाएगा कि इसमें जो है मुख्य पात्र कौन है? तो इसका जो मुख्य पात्र है वह है राघव सिंह। ठीक है, कौन है? तो राघव सिंह है। और अगर पूछा जाएगा कि राघव सिंह जो है वह कितने भाई बहन थे? तो ये 3 भाई 2 बहन थे। ठीक है, 3 भाई और 2 बहन थे। क्या होता है कि राघव सिंह की जो है पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है जिससे कि घर का सारा जिम्मेवारी राघव सिंह के ऊपर ही पड़ जाता है। तो वहीं के एक मास्टर रहते हैं जिसका नाम है संतू मास्टर। ठीक है, संतू मास्टर जो है राघव सिंह को मास्टरी का फॉर्म भरवा देते हैं जिससे कि इनका स्कूल में नौकरी लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीम डाढ़ के केहर बाटे से मना करेला? तो नीम डाढ़ को कौन बांटने से मना करता है? तो राघव की माँ मना करती है। ठीक है, राघव की माँ। क्या होता है कि जब इन लोग को भाई में बंटवारा होता है तो उसमें सब चीज़ का तो बंटवारा हो जाता है, लेकिन एक नीम डाढ़ जो है राघव की माँ यानी कि जगतारनी देवी के नाम पे रहता है, उससे वह बांटने से मना करती है। कहती कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इसे नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीम तीता कहानी में कौन छवा स्टेट टॉपर बन रहे हैं? तो इसमें जो है इस कहानी में कौन छवा जो है राघव सिंह के कौन सा बेटा जो है वह स्टेट टॉपर बन जाता है? तो यहाँ आंसर दिया हुआ है राघव सिंह का भतीजा। राघव सिंह की बेटी हो जाएगा, भतीजा नहीं होगा, रॉन्ग है। राघव सिंह की बेटी हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि राघव सिंह की कौन बेटी, चूँकि राघव सिंह की तो 2 बेटी थी, राघव सिंह की 2 बेटी थी, तो इसकी बड़ी बेटी हो जाएगा। ठीक है, इसकी बड़ी बेटी जिसका नाम क्या था? तो इनकी बड़ी बेटी का नाम था संध्या। ठीक है, वही जो है इसमें स्टेट टॉपर होती है। ठीक है, 10वीं के परीक्षा में वह स्टेट टॉपर होती है। ठीक है, किस परीक्षा में? तो 10वीं की परीक्षा में। एक एक पॉइंट इसमें नोट डाउन कीजिएगा। और वहीं अगर पूछा जाएगा कि इसका जो बेटा था जो 8वां क्लास में पढ़ रहा था, ठीक है, इसका जो बेटा था वह 8वां क्लास में पढ़ रहा था, वह दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी में दूसरा स्थान लाता है। ठीक है, दिल्ली के विज्ञान प्रदर्शनी में कितना स्थान लाता है? तो दूसरा स्थान लाता है। और उसके बाद अगर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राघव सिंह का बेटा जो है उसका नाम जब रांची में लिखवाया गया तो उसका कितना फ़ी लगता था वहाँ? तो 6000 फ़ी लगता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीम डाढ़ के बेचे कर बाद का कारण से आए रहे? तो नीम डाढ़ को बेचने का बाद जो है किस कारण से आने लगा? तो वही राघव सिंह की जो बेटी थी संध्या, उसका शादी का बात चलता है। ठीक है, संध्या का शादी का बात चलता है जिसमें कि लड़की तरफ से जो है अनिल की माँ तो वहीं से जो है वही जो है दहेज का डिमांड करती है। ठीक है, अनिल की जो माँ थी वह अपने पति राजेश्वर सिंह से जो है एक गाड़ी का डिमांड करवाती है, तो उसी को पूरा करने के लिए जो है नीम डाढ़ को बेचने की बात चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी कर परीक्षा में संध्या की कौन ठाव भेटाए रहे? तो संध्या का कौन सा स्थान रहता है यूपीएससी में? तो संध्या जो है 24वां रैंक लाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी है जखम।
जखम कहानीकर कहानीकार कर का नाम है के, तो जखम जो कहानी है उसके लेखक का क्या नाम है, तो उसके लेखक का नाम है श्रीकांत। ठीक है। भौजी कर बेच बेच के आपन घर चलात रहे, तो इस कहानी में देखिए, इस कहानी में मुख्य पात्र है भौजी। ठीक है। हालांकि भौजी का कहीं नाम वैसे मेंशन नहीं है। तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है ये भौजी दे दिया जाएगा एग्जाम में, भौजी और लेखक श्रीकांत जी। ठीक है। भौजी और लेखक श्रीकांत जी है। और इसमें इनके बेटे का मेंशन है कि इनके 2 बेटे रहते हैं, और इनके पति का नाम मेंशन है। ठीक है। जिसका नाम है सालू। तो इसमें जो है इसमें जो भौजी है वो क्या बेच बेच के अपना घर चलाती थी, तो दत्तुन पतई। ठीक है। उसकी बाद भी जो है वह दत्तुन पतई बेचने का काम करती थी। नेक्स्ट है भौजी के 3 बरिस में कई धव जुर्माना भरवायल जाएला। तो क्या होता है कि इसकी जो भाभी भाभी रहती है, हालांकि अपनी भाभी नहीं रहती है, गांव की रिश्तेदार से रहती है भाभी, तो उसको डाइन मान लिया जाता है गांव में। ठीक है। डाइन मान लिया जाता है और उसे जो है 3 बार जुर्माना भरवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौजी कर बेटा हर मन उके छोड़ के कमाए के लिए कहाँ चल जाए ना। तो उसकी जो भाभी भौजी है, तो उसका जो बेटा लोग है वह अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला जाता है कमाने के लिए, तो उसे छोड़कर जो है गुजरात चला जाता है। ठीक है। अपनी माँ को छोड़कर गुजरात चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानीकार कर भेंट भौजी से कहाँ होवेला। तो कहानीकार यानी कि लेखक श्रीकांत जी का जो है भेंट वही भौजी से कहाँ होता है, तो रेल स्टेशन में। ठीक है। रेल स्टेशन यहाँ लिखा हुआ है, रेल स्टेशन में होता है। नेक्स्ट है सुंदर कहानी। अब यहाँ से आ जाता है सुंदर कहानी। ठीक है। जखम कहानी इसमें कंप्लीट कर लिए, उसके बाद है सुंदर कहानी। तो सुंदर कहानी के कहानीकार के है, तो इस कहानी का जो लेखक है वह है 3 कौड़ी साहू। ठीक है। सुंदर कहानी के लेखक कौन है, 3 कौड़ी साहू। सुंदर कर आबा हरक का नाम रहे, तो इसमें अगर इसमें पूछा जाएगा कि सुंदर कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो सुंदर कहानी का मुख्य पात्र है एक यही सुंदर हो जाएगा, जो कि किसका बेटा था, तो पूरन का बेटा था। ठीक है। पूरन का बेटा। क्या होता है कि पूरन जो है विवाहित रहता है और उसका बच्चा नहीं होता है, फिर बहुत मन्नत के बाद जो है एक बेटा होता है जिसका नाम सुंदर रखा जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब वह 1 साल का रहता है सुंदर, तो ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। किस कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसमें गाँव में जो है हैजे का प्रकोप हो जाता है। ठीक है। हैजे का प्रकोप हो जाता है जिससे उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद फिर पूरन को बहुत समझाने बुझाने पर उसकी पुनः शादी कर दी जाती है। तो किससे शादी की जाती है, तो नगमतिया नामक एक 18 वर्ष की लड़की से। ठीक है। नगमतिया नामक एक 18 वर्ष की लड़की से। उसमें पूरन का एज कितना होता है, तो उसमें पूरन का एज होता है 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर का आबा हारक का नाम रहे, यानी कि सुंदर के पिताजी का क्या नाम था, तो सुंदर के पिताजी का नाम पूरन था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहानी आ जाता है, तो इसमें कुछ और इसमें मेंशन कर देते हैं, जैसे कि सुंदर का आबा हरक का नाम रहे, तो सुंदर के पिता का नाम पूरन था और इसकी दूसरी पत्नी का क्या नाम था, तो नगमतिया। ठीक है। नगमतिया था। वही नगमतिया के पिता के नाम पूछ दिया जाएगा। तो पूरन की दूसरी पत्नी का नाम क्या बताया मैंने, नगमतिया। ठीक है। पूरन की दूसरी पत्नी का नाम था नगमतिया, और नगमतिया का जो बेटा होता है उसका नाम रहता है मनोज। ठीक है। नगमतिया का जो पहला बेटा होता है मनोज होता है, और मनोज के होने के बाद से ही जो सुंदर है उसका खराब दिन शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद से ही इसका दिन खराब हो जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि नगमतिया, ठीक है, नगमतिया के कितने बच्चे होते हैं। जब नगमतिया से इसका शादी हो जाता है तो नगमतिया का कितना बच्चा होता है, तो इसका 4 बच्चा होते हैं। ठीक है। जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी होती है। तो उसके बाद क्या करती है नगमतिया जो है वह सुंदर को ठीक से खाना पीना नहीं देती है, जिससे कि सुंदर जो है गुस्सा होकर घर से बाहर चल जाता है और बस के कंडक्टर से मुलाकात करता है और स्टेपनी का काम करने लगता है। ठीक है। स्टेपनी का काम करने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टेपनी का काम करने लगता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वह थोड़ा सा उद्दंड हो जाता है, जिससे कि उसके जो कंडक्टर रहते हैं वह उसे काम से हटा देते हैं। उसके बाद उसे जो है कैंसर नामक बीमारी हो जाता है। सुंदर को क्या हो जाता है, कैंसर नामक बीमारी हो जाता है, जिससे कि अस्पताल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी है कोयल। सॉरी, अब यहाँ से कविता फिर से आ जा रहा है। यहाँ एक और इसमें है बंगला का सुख
गद्य भाग का कहानी इसमें अभी मेंशन नहीं है, हालांकि नीचे आएगा। तो अभी पहले हम लोग कविता का देख लेते हैं। कोयल, कोयल कविता कवि की एक है। तो इस कविता की कवि है मुकुंद नायक। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि यह किस राग में लिखा गया है, तो यह किस राग में लिखा गया है, तो यह अंगनई राग में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं माटी। माटी कविता कर कवि कर जन्म कौन बच्चर होए रहे। तो माटी कविता के जो कवि है उसका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1962 ईस्वी में। और यदि इसकी कवि की बात की जाए कि माटी जो कविता है उसके कवि कौन है, तो इसके कवि हो जाएंगे डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हो जाएंगे। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 18 अगस्त 1962 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था, 18 अगस्त 1962 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मांडर प्रखंड के कंदरी नामक गांव में। ठीक है, कौन सा गांव है, कंदरी गांव। और यदि बात की जाए उमेश नंद तिवारी के पिता की, तो इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था आनंद किशोर नाथ तिवारी। ठीक है, क्या नाम था, आनंद किशोर नाथ तिवारी इनके पिता का नाम था। वहीं अगर इनकी माता की नाम पूछ दिया जाएगा तो माता का नाम क्या हो जाएगा, तो माता का नाम हो जाएगा विंध्यवासिनी देवी। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, विंध्यवासिनी देवी। और यदि हम लोग उमेश नंद तिवारी की बात की जाए कि ये किस काल के कवि थे, तो ये किस काल के कवि थे, तो ये आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, ये आधुनिक काल के कवि है। और जो ये माटी कविता है, इस माध्यम से कवि जो है मनुष्य की मनुष्य की नेचर की बात करते हैं कि मनुष्य के हिसाब से जो है माटी का कभी मोल हो जाता है और कभी बेमोल हो जाती है माटी, यही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि कर मुताबिक माटी केकर जिंदगी कर आधार है के। तो कवि के अनुसार मिट्टी जो है वह किसकी जिंदगी का आधार है, तो किसान का। ठीक है, नेक्स्ट है नीच करम। ठीक है, नीच करम कविता, तो यह किस राग में लिखा गया है, नीच करम कविता, तो यह पावस राग में लिखा गया है। ठीक है, किस राग में लिखा गया है, तो यह पावस राग में लिखा गया है। और यदि इसके कवि के नाम पूछ दिया जाएगा, नीच करम कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि हो जाएंगे धनंजय नाथ तिवारी। कौन हो जाएंगे, तो धनंजय नाथ तिवारी, नीचकरम के कवि हो जाएंगे धनंजय नाथ तिवारी। और यदि इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हो जाएगा, तो इनका जन्म हो जाएगा 1952 ईस्वी में लोहरदगा जिले के झीको चट्टी नामक गांव में। किस गांव में, तो झीको चट्टी नामक गांव में। ठीक है, और यदि इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो इनके पिता का नाम हो जाएगा डोमन नाथ तिवारी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डोमन नाथ तिवारी। नेक्स्ट देखते हैं, नीच करम कर कवि धनंजय नाथ तिवारी का जन्म कौन बछर हो रहे हैं, तो अभी मैंने बताया 1952 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो लोहरदगा जिले के चीकोचट्टी नामक गांव में। नेक्स्ट देखते हैं, कवि मनोहर महंती का जन्म कौन बछर हो रहे, तो कवि मनोहर महंती का जन्म कब होता है, तो 15 जून 1953 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, कवि अपन कविता कर माध्यम से केकर प्यार नहीं भुलाए बात करे ना, तो किसका प्यार नहीं भुलाने की बात करते हैं, तो माँ का। ठीक है, नेक्स्ट, कवि कर मुताबिक केकर गोड़ तरी पूरा तीर्थ है, तो किसके पैर के नीचे जो है पूरा तीर्थ मनोहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा माँ का। ठीक है, नेक्स्ट है कोराम्बे वासुदेव राय कविता का रचनाकार है के। तो कोराम्बे वासुदेव राय जो कविता है इसके कवि का क्या नाम है, तो इसके कवि का नाम है गोविंद शरण लोहार। ठीक है, क्या नाम है, तो गोविंद शरण लोहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद शरण लोहार का जन्म कौन बछर हो रहे, तो गोविंद शरण लोहार का जो जन्म है वह 1947 के आसपास होता है। ठीक है, 1947 के आसपास अगर पूछा जाएगा कहाँ, तो इनका जन्म होता है लोहरदगा जिले के ईटा गांव में। ठीक है, लोहरदगा जिले के ईटा नामक गांव में। और यदि इनके पिता के नाम के पूछ दिया जाएगा तो इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो तिलक शरण लोहार। ठीक है, पिता का नाम हो जाएगा तिलक शरण लोहार। क्या होता है कि जो ये गोविंद शरण लोहार जी जो है यह एक बीमारी से पीड़ित रहते हैं। कौन सी बीमारी, तो लकवा नामक बीमारी। ठीक है, लकवा नामक बीमारी से पीड़ित रहते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है कोराम्बे वासुदेव नामक जो है कविता की रचना की है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि अपन अद्वितीय गीत या कविता कोराम्बे वासुदेव राय का रचना कौन राग में कर है, तो यह किस राग में करते हैं, तो जनानी झूमर राग छंद में। ठीक है, जनानी झूमर राग छंद में इसकी रचना किए हैं। नेक्स्ट, कवि कर मुताबिक सहिजना नगर कर दलदली पीपर तरी केकर मंदिर आए है,
तो सहिजना नगर की जो दलदली भूमि है उसके नीचे कौन से भगवान का मंदिर था? तो श्री वासुदेव राय का मंदिर था, सॉरी मूर्ति था, ठीक है, या मंदिर लिखा गया, मंदिर नहीं होगा, मूर्ति वहाँ मिला था। नेक्स्ट है रामउचित सिंह का जन्म कौन बचर होए रहे? तो रामउचित सिंह का जन्म कब होता है? तो 27 मार्च 1955 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट है कवि के मुताबिक झारखंड का बाला की धोवल से का बेटाइला? तो कवि के अनुसार झारखंड के बालू को धोने से सोना मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कवि अपन कविता कर माध्यम से झारखंड कर आदमी मन के का करे से मना करे ना? तो जो कवि है वो क्या करते हैं कि अपनी झारखंड को छोड़ के किसी और राज्य में पलायन नहीं करने की सलाह देते हैं। बोलते हैं कि रोजी रोजगार जो है यहीं मिलेगा, यहीं की जो धन संपदा है, यहीं के जो खान खनिज है उसको रखवाली करने की बात करते हैं। नेक्स्ट है त्रिफला कहानी का लेखक है के? तो त्रिफला कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।